हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया और अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जिस तरह से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मृत कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक मृत कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक है। पहला स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है क्लोरेनकाइमा, और चौथा है पेरेनकाइमा। मृत कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हमको पता है कि इसमें जो भित्ति वाला भाग होता है वो लिग्निन का बना होता है और लिग्निन के कारण अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो मृत हो जाता है। तो मृत कोशिकाओं से बना ऊतक एक तो स्क्लेरेनकाइमा तो हो गई होगा, ठीक है। कोलेनकाइमा ये जीवित ऊतक होता है और इसमें हरित लवक होते हैं। क्लोरेनकाइमा ये पेरेनकाइमा का रूपांतरण है, हरित लवक इसमें होते हैं। पेरेनकाइमा जो होता है वो जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, पर अधिकांश कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा स्क्लेरेनकाइमा, जो कि मृत कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, संवहन ऐधा एवं कॉर्क कैम्बियम यानी ऐधा बना होता है पहला ऑप्शन शीर्ष विभज्योतक से, दूसरा ऑप्शन है अंतर्वेशी विभज्योतक से, तीसरा है पार्श्व विभज्योतक से, और चौथा ऑप्शन है जाइलम एवं फ्लोएम के तत्वों से। संवहन ऐधा और कॉर्क कैम्बियम ये किस चीज से बनता है या किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी दूसरा, तीसरा पार्श्व और फिर जाइलम और फ्लोएम। देखिए हमें ये पता है कि ये जो ऐधा होता है संवहन ऐधा और कॉर्क कैम्बियम ये पादपों में बाद में बनते हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था में नहीं बनते हैं, है ना। जब पादप में कुछ वृद्धि हो जाती है तब उसका निर्माण होता है। तो हम अगर ऑप्शन की तरफ जाएं तो शीर्ष विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक ये तो प्रारंभिक अवस्था में बनने वाले विभज्योतक है। जो पार्श्व विभज्योतक होता है वो पादप में कुछ समय के बाद बनता है, कुछ समय के बाद वो विकसित होता है और इस भाग से ही, इस हिस्से से कॉर्क कैम्बियम और संवहन ऐधा का निर्माण भी होता है, क्योंकि ये भी बाद की अवस्था में बनने वाले ऊतक हैं। जाइलम और फ्लोएम के तत्वों से तो ये नहीं बनता। हाँ, ये जाइलम और फ्लोएम का निर्माण जरूर करता है
पर उनसे ये बनता नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो समवन एधा और कॉर कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक से बनता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिथ जो कोशिका में जमा होता है, ये निम्न में से किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है इसका कैल्शियम, ऑक्जेलेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोसाइड। तो सिस्टोलिथ के बारे में इसमें पूछा है, आपको ध्यान होगा सिस्टोलिथ ये जो बाहरी त्वचा होती है पादप की, बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सिस्टोलिथ का निर्माण होता है ना। जब अपन थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तब अपन ने वहां पे इसको डिस्कस भी किया था कि सिस्टोलिथ को इकट्ठा करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको अपन लिथोसिस्ट कहते हैं। और सिस्टोलिथ एक्चुअली होता क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कण होते हैं जो कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और सिस्टोलिथ जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कोशिकाएं जो बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ में यानी मूल में संवहन कैम्बियम किस मेरिस्टेम का उदाहरण है? जड़ में जो संवहन कैम्बियम होता है यानी संवहन एधा होता है वो किस मेरिस्टेम का उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला शीर्षस्थ मेरिस्टेम, दूसरा प्राथमिक मेरिस्टेम, तीसरा अंतर्वेशी मेरिस्टेम, चौथा
द्वितीयक मेरिस्टेम। जड़ में जो संवहन ऐधा होता है वो किसका उदाहरण है, कौन सा मेरिस्टेम होता है? देखिए, दो प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं, एक होता है प्राथमिक मेरिस्टेम, एक होता है द्वितीयक मेरिस्टेम। प्राथमिक मेरिस्टेम में दो आते हैं, एक शीर्षस्थ विभज्योतक यानी शीर्षस्थ मेरिस्टेम और दूसरा अंतर्वेशी मेरिस्टेम, जो कि प्रारंभिक अवस्था में बनते हैं और पादपों की लंबाई बढ़ाते हैं। जबकि बाद की अवस्था में जो बनता है उसको अपन कहते हैं पार्श्व विभज्योतक यानी द्वितीयक मेरिस्टेम, और वो द्वितीयक मेरिस्टेम जो होता है वो पादप की चौड़ाई यानी मोटाई को वो बढ़ाता है। तो यहाँ पे संवहन कैम्बियम जो है ये बाद की स्टेज में, बाद की अवस्था में बनता है, इसीलिए ये प्राथमिक विभज्योतक के अंदर तो नहीं आएगा। अब प्राथमिक मेरिस्टेम के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं आएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है द्वितीयक मेरिस्टेम यानी बाद की अवस्था में बनने वाला विभज्योतक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के तने की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं इसके, पहला चालनी नलिका, दूसरा स्त्रवी नलिका, तीसरा ऑप्शन है सहचर कोशिका, और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब देखिए, ये सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पाइनस जो है वो एक अनावृत बीजी पादप है यानी जिम्नोस्पर्म है, और दूसरा इसमें पूछा है कि तने में कौन सी प्राथमिक द्वितीयक संरचना कौन सी इसमें अनुपस्थित होती है, मतलब इन चार ऑप्शन में से क्या नहीं होता है ये अपन को बताना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद करा दूं, जो फ्लोएम होता है उसके चार घटक होते हैं। सबसे पहला होता है चालनी नलिका, चालनी कोशिका, दूसरा होता है स्त्रवी, दूसरा होता है सहचर कोशिका, तीसरा होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, और एक और होता है फ्लोएम तंतु। तो मैंने बताया था कि जो चालनी नलिका होती है चालनी कोशिका के रूप में होती है जिम्नोस्पर्म में, दूसरा सहचर कोशिकाएं वहां पे नहीं होती, सहचर कोशिकाओं के रूप में दूसरी कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन एल्ब्यूमिनस कोशिका कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में यानी अनावृत बीजी पादपों में सहचर कोशिका के स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिका होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्लियर दिख रहा है। तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो पाइनस में कौन सी नहीं होती है ये बताना है, तो इसका सही आंसर आएगा सहचर कोशिका, क्योंकि वहां पे एल्ब्यूमिनस कोशिका इसका काम करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग कोशिका किसमें पाई जाती है? ऑप्शंस हैं, पहला
द्विबीजपत्री तने में। दूसरा ऑप्शन है वायुवीय जड़ों में। तीसरा ऑप्शन है एक बीजपत्री जड़ों में। और चौथा ऑप्शन है एक बीजपत्री तने में। तो इस क्वेश्चन में देखिए मार्ग कोशिका, जिसको अपन पैसेज सेल भी कहते हैं, ये क्या होता है आपको ध्यान होगा। मार्ग कोशिकाएं जो द्विबीजपत्री मूल होते हैं, उनकी जो अंतस त्वचा होती है, अंतस त्वचा में कोशिकाओं की परत होती है ना। और उस कोशिका परत में कुछ वसीय पदार्थ इकट्ठा होता है जो कि सुबरेन होता है। ये जो वसीय पदार्थ इकट्ठा होता है ये एक परत बना लेता है जो कि जल को और गैसों के परिवहन को प्रभावित करती है। जहां पे अच्छा, ये जो पट्टिका के निर्माण में पट्टिका जैसी संरचना हमारे सामने बनती है, जिसे अपन कहते हैं कैस्पेरियन पट्टिका। और कैस्पेरियन पट्टिका में वो स्थान जहां पे सुबरेन नहीं पाया जाता उसको अपन कहते हैं मार्ग कोशिका। तो मार्ग कोशिका पहली बात तो मूल में होती है, ठीक है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में से अगर देखें तो यहां पे देखिए मूल के केस दो हैं, एक तो ये जड़ है और ये दूसरा जड़, ठीक है। तो वायवीय जड़ें जो होती है, वायवीय जड़ों में सामान्यतः ये नहीं होता, ये विकसित नहीं होती है। तो दूसरा ऑप्शन है एक बीजपत्री जड़ों में। देखिए ये द्विबीजपत्री जड़ों में भी होती है पर बहुत अच्छे से एक बीजपत्री जड़ों में दिखती है। तो मार्ग कोशिकाएं पाई जाती हैं एक बीजपत्री जड़ों में। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल में मेरिस्टेम में शांत क्षेत्र का कार्य है। पहला ऑप्शन है इसका परिपक्वन में उपयोग होने वाले भोजन का संग्रह स्थल। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन का संग्राहक। तीसरा ऑप्शन है मेरिस्टेम में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करता है। और चौथा ऑप्शन है इसका जल अवशोषण का क्षेत्र। मूल में मेरिस्टेम में शांत क्षेत्र का कार्य।
देखिए शांत क्षेत्र जिसको अपन ने क्यूसेंट जोन भी कहा था, और मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पे कम मात्रा में डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है पर कम मात्रा में। और मैंने ये भी बताया था कि ये बाद में विभाजन की क्षमता रखता है कुछ समय के बाद, मतलब प्रारंभिक अवस्था में विभाजन नहीं होता कोशिकाओं में वहां पे, पर कुछ समय के बाद फिर वो कोशिकाएं विभाजित होना शुरू कर देती हैं। तो ऑप्शन अपन इसके देखते हैं, परिपक्वन में उपयोग होने वाले भोजन का संग्रह स्थल, वृद्धि हार्मोन का संग्रह, ऐसा तो कुछ था नहीं। मेरिस्टेम में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करता है, ये हो सकता है। और जल अवशोषण के लिए, जल अवशोषण का तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि जल अवशोषण जो होता है वो परिपक्व क्षेत्र में होता है। तो ये पहला और ये ऑप्शन परिपक्व क्षेत्र वाला ये तो गलत हो गए। अब वृद्धि हार्मोन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरिस्टेम में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना, जो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं वो बाद में इसके द्वारा बदल दी जाती है, क्योंकि इसमें विभाजन क्षमता होती है, तो ये नई कोशिकाओं का निर्माण करता जाता है। तो शांत क्षेत्र का कार्य है मेरिस्टेम में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पौधों में सहचर कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं? पहला ऑप्शन है वाहिकाओं से, दूसरा शुक्राणु से, तीसरा चालनी तत्व से, चौथा ऑप्शन है रक्षक कोशिकाओं से। क्वेश्चन है पौधों में सहचर कोशिकाएं किससे जुड़ी होती हैं, तो इसका आंसर तो मुझे लगता है आपको बन जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक रिमाइंड कराता हूं। सबसे पहले अपन ने फ्लोएम में जो घटक देखे थे, यहां पे एक बनाया था अपन ने चालनी नलिका और चालनी तत्व, चालनी कोशिका, और इससे जुड़ी होती है दूसरी कोशिका जिसे अपन कहते हैं सहचर कोशिका, है ना। तो चालनी तत्व और चालनी नलिका इसका आंसर आएगा। वाहिकाएं, ये तो जाइलम वाला भाग हो गया। शुक्राणु, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। रक्षक कोशिकाएं, सबसे बाहरी कोशिकाएं रंध्रों के आसपास जो उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिकाओं में कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति में मोम सदृश पदार्थ जिससे वह जल अपारगम्य हो जाती हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला क्यूटिन, दूसरा ऑप्शन है सुबेरिन, तीसरा ऑप्शन लिग्निन, और चौथा ऑप्शन है हेमीसेल्यूलोस। देखिए
कॉर्क कैम्बियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करती हैं, विभाजन करने के बाद ऊपर और नीचे नई कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे ये कॉर्क कोशिकाएं यहाँ पे, और इसके ऊपर नई कोशिकाएं बनती हैं, नीचे भी नई कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर वाली कोशिकाओं को अपन कहते हैं कॉर्क, नीचे वाली कोशिकाओं को कहते हैं द्वितीयक वलकुट। अब आपको ध्यान होगा कि ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच बीच में एक वसीय पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसको अपन कहते हैं सुबेरिन। और सुबेरिन क्योंकि मोम जैसा पदार्थ है, वसीय पदार्थ है, तो ये जल के परिवहन को रोक देता है, जल को अंदर आने नहीं देता, जिसके कारण इन कोशिकाओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, इसका सही आंसर आएगा सुबेरिन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। पादप अंग जिसमें रंध्र नहीं होते परंतु उसके द्वारा कुछ मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। ऑप्शंस हैं इसके, एरिनकाइमा, दूसरा त्वचा रोम, तीसरा न्यूमेटोफोर्स, चौथा वातरंध्र। पादप का वह अंग जिसमें रंध्र नहीं होते परंतु उसके द्वारा कुछ मात्रा में गैस विनिमय होता है। देखिए आपको ध्यान होगा, तना जो होता है, तना जब काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वृद्धि उसमें हो जाती है, तो उस दौरान जो उसका कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क वाला जो भाग होता है, उसमें ऊपर की तरफ कोशिकाओं की वृद्धि होती जाती है और वो तने में बाहर की तरफ एक छोटे से छिद्र के रूप में खुलती है जो कि लेंस आकार की कोशिकाओं वाला होता है। ठीक है, तो वो आपको नाम ध्यान होगा, उसको अपन ने कहा था लेंटिसेल, वातरंध्र। और वातरंध्र के द्वारा और उसी के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे अपन पूरक कोशिकाएं कहते हैं, उन पूरक कोशिकाओं के द्वारा गैसीय परिवहन कुछ मात्रा में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है वातरंध्र, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पेरियन पट्टियां कहां होती हैं? कैस्पेरियन पट्टियां कहां होती हैं? पहला ऑप्शन बाह्य त्वचा, दूसरा ऑप्शन है अंतस त्वचा, तीसरा ऑप्शन है इसका वलकुट भाग, चौथा ऑप्शन है परिरंभ। कैस्पेरियन पट्टिका कहाँ होती है? तो ये आपको याद होगा, मूल में होती है पहली बात तो, और मूल में भी कहाँ पे? मूल में सबसे जो वलकुट का सबसे जो भीतरी भाग होता है जिसे अपन अंतस त्वचा कहते हैं, अंतस त्वचा में कैस्पेरियन पट्टिका होती है जो कि सुबेरिन की बनी होती है। अभी हमने कुछ समय पहले इसका क्वेश्चन भी किया। ठीक है, तो ये अंतस त्वचा में पाई जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला, अंतस त्वचा में ये होती है। अगला क्वेश्चन है, वह पादप
कौन सा है जिसमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती? पहला ऑप्शन है शंकुधारी, दूसरा आवृत बीजी पादप, तीसरा ऑप्शन है घास, और चौथा ऑप्शन है साइकिड्स। देखिए शंकुधारी आवृत बीजी तो ये एक ही प्रकार के। शंकुधारी मतलब जो अपन कॉनिफर्स कहते हैं जिसको, जो अनावृत बीजी पादप की कैटेगरी में आते हैं। आवृत बीजी फिर और साइकेड भी अनावृत बीजी में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि जो है वो जिम्नोस्पर्म में अनावृत बीजी पादपों में होती तो है, ठीक है। आवृत बीजी हो चाहे अनावृत बीजी हो, द्वितीयक वृद्धि तो होती है। तो शंकुधारी, आवृत बीजी और साइकेड, इनमें द्वितीयक वृद्धि तो होगी। पर ये जो ऑप्शन है घास एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री पादप है। और हमें पता है कि एक बीजपत्री पादपों में ऐधा ऊतक नहीं होता, और ऐधा ऊतक की अनुपस्थिति के कारण घास में द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृत कोशिकाओं का बना होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम मृदुतक, दूसरा ऑप्शन है स्थूल कोण ऊतक, तीसरा ऑप्शन है काग, और चौथा ऑप्शन है पोषवाह। अब इसमें कौन सा मृत कोशिकाओं का बना होता है? अब मृत कोशिकाओं में देखिए जाइलम मृदुतक, ये तो जीवित है। जाइलम का एक घटक ही होता है जो जीवित होता है, वो है मृदुतक, जाइलम पेरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक, ये भी जीवित कोशिकाएं हैं, इनमें हरित लवक होता है और प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तीसरा ऑप्शन है काग, ये यहां पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो सबसे पहले कागजन होता है, कागजन मतलब कॉर्क कैम्बियम होता है। कागजन में विभाजन के बाद ऊपर काग यानी कॉर्क बनता है, नीचे कागस्तर बनता है। तो ऊपर वाली कोशिकाओं के बीच में सोबेरिन इकट्ठा होता है जो वसीय पदार्थ है, मोम पदार्थ है, जिससे जल का परिवहन रुक जाता है और कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ठीक है। पोषवाह तो फ्लोएम, और इसमें तो कुछ काफी सारे घटक, इसके लगभग 3 घटक तो जीवित अवस्था में होते ही हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा काग। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए जो नीट पैटर्न पे हैं। आने वाली क्लास में अपन कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप भी अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पर ध्यान रखिए पहले आप अपना थ्योरी पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।